हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर और आप देख रहे हैं टीचर्स मंत्रा। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर 2 या क्लास 2 रहेगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अर्थात अनुवांशिकता एवं वातावरण, जो आपके सीटेट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ ये मिल करके टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तथा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को मिला करके पूछा जाता है। लेकिन जहां जहां भी सीडीपी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन आपको जिस भी टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा वहां के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो बात कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी है क्या? तो हेरिडिटी आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस इज द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, अर्थात माता पिता तथा पूर्वजों के गुणों का संतान में अवतरित होना या हस्तांतरित होना अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। यानी जो ट्रेट है, जो क्वालिटीज है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होती है, वही जो ट्रांसफर जो गुण है जो आपके पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, जो संतानों में जो आगे की वंशज है उसमें जो परिवर्तित होता है या हस्तांतरित होता है, वही आपकी हेरिडिटी कहलाती है। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। जैसे जमीन हुई तो क्या है, जमीन पूर्वजों की हुई और बेटे को इनहेरिटेंस मिल जाती है या उसको अनुवांशिक रूप से मिल जाती है। उसी तरीके से जो गुण, जो योग्यताएं आपको पेरेंट्स से या पूर्वजों से इनहेरिट हुआ है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ है, उसी को हम हेरिडिटी या अनुवांशिकता कहते हैं। दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में तो हम लोग जन्म से या जीवन भर से रहते आ रहे हैं, तो इसमें आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वातावरण जो हमको चारों तरफ से घेरती है या जहां हम रहते हैं वो सब हमारा वातावरण है। उसमें आप ह्यूमन बीइंग आ सकता है, जो मनुष्य है, जो पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, पहाड़ है, तालाब है, नदियां है, यानी जो भी चीज आपको अनुवांशिकता के बाद जो हेरिडिटी से आपको नहीं मिली है वो सब आपका एनवायरनमेंट है। जो भी चीज आप देखते हैं, जहां आप रहते हैं, जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो पशु पक्षी है, जो पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, रास्ता है, सड़क है, वो सब कुछ एनवायरनमेंट, वातावरण का हिस्सा है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है एक बच्चे के या एक इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट में, टोटल डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, यानी अनुवांशिकता और वातावरण क्या रोल प्ले करता है। तो एक इक्वेशन है कि D इक्वल टू, अर्थात डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, अर्थात विकास जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मानव का जो विकास जो है वो प्रोडक्ट है या परिणाम है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। अर्थात जो आपने ऑफ स्प्रिंग में जो पेरेंट्स से जो क्वालिटी, जो इनहेरिटेंस या इनहेरिट किया है और जो आपने वातावरण से सीखा है, मनुष्य इसी का तो या उसका जो विकास है वो इसी का तो फल है। आप भी सोच के देखिए कि जो आपको हेरिडिटी से जो मिला हुआ है, जैसे आपका हाइट हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है, फेस का रंग हो सकता है, आंखों का रंग हो सकता है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, टेम्परामेंट, ये सब आपके हेरिडिटी से संबंधित है। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से या माता पिता से आपने इनहेरिट किया है जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, जैसे आप भाषा, मोरलिटी, मोरल वैल्यू, क्या सही है क्या गलत है, इसका जो सीख है या इसकी जो समझ है, ये आपको आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहां बिलोंग करते हैं, जैसी भाषा सुनते हैं, जैसे नैतिकता वाले लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही आपकी सही और गलत मोरल वैल्यू या आपकी एटीट्यूड या लैंग्वेज ओवरऑल डेवलप होता है। तो ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ये आपका दो ही चीज का प्रोडक्ट है, गुण फल है। किसका? हेरिडिटी अर्थात अनुवांशिकता, जो इनहेरिट किया है आपने प्रॉपर्टी अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से, और दूसरा एनवायरनमेंट जहां आप रहते हैं, जो भाषा सुनते हैं, जो खाना खाते हैं, जिसके साथ आप खेलते हैं, जो मॉरल वैल्यू, जो नैतिकता आप सीखते हैं, वही आपकी टोटल आपके अंदर जो भी चीज है वो वही चीज का रिजल्ट है। एक तो हेरिडिटी का और दूसरा एनवायरनमेंट का। इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि फिर अब ये जो हेरिडिटी है इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहां से होती है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक किसी तरीके से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये हेरिडिटी है, इसकी फंक्शन आपके गर्भ से शुरू होती है, कॉन्सेप्शन से, क्रोमोसोम से हम शुरू करते हैं। व्यक्ति में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर पेयर की बात करें
अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हर एक व्यक्ति में। 46 या टोटल अगर पेयर बात करें तो 23 पेयर आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें जो 22 जोड़ा है, जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स है, इसको ऑटोजोम्स बोलते हैं। ऑटोजोम्स, इसका मतलब है कि ये मेल और फीमेल दोनों में ही समान होता है ये 22 पेयर। लेकिन जो 23 पेयर है, तो 23rd जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, उसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। उसको सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी जो मेल और फीमेल का डिटरमिनेंट है या निर्धारक है, वो आपका 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्योंकि 22 पेयर दोनों में समान है, मेल और फीमेल दोनों में। जो 23वां जोड़ा हमारा क्रोमोसोम्स है, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, जो डिटरमिनेंट है कि कोई जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगी, इसका डिटरमिनेंट है आपका 23वां पेयर। अभी यहाँ एक मेल और एक फीमेल, यहाँ इसलिए ये बेसिक चीजें बताई जा रही हैं क्योंकि एग्जाम में एडमिट क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपको सीटेट में इवन WTA में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेल है और फीमेल है, तो मेल में जो है वो XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ से तो फिक्स है कि X ही आएगा। अगर मेल से Y आया तो जब बच्चे का जन्म होगा वो आपका बेबी बॉय होगा, यानी लड़के का जन्म होगा। लेकिन अगर यहाँ से तो फिक्स है X, अगर यहाँ से भी X आया तो फिर बेबी का। यानी आप साफ तरीके से समझ सकते हैं कि जो जेंडर का, जो लिंग का या सेक्स का जो डिटरमिनेंट है, निर्धारक है कि कोई बच्चा मेल है या फीमेल होगा, या मेल है या फीमेल, उसका डिटरमिनेंट ऑब्वियसली हमेशा मेल होता है, क्योंकि फीमेल से फिक्स है कि X ही क्रोमोसोम्स आएगा। अगर यहाँ से Y आया तो बेबी गर्ल, अगर यहाँ से भी X आया तो ये आपका, अगर Y आया तो बेबी बॉय, और अगर यहाँ से भी X आया तो बेबी गर्ल। देखिए XY आपका बेबी बॉय और XX बेबी गर्ल, ये आपका जेंडर डिटरमिनेंट है। यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हेरिडिटी की शुरुआत आपके कॉन्सेप्शन से, मां के गर्भ से है, जहां से क्रोमोसोम से 46 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर पेयर में बात करें तो 23 पेयर, जिसमें पहले 22 पेयर को क्रोमोसोम्स को ऑटोजोम्स तथा 23वां पेयर जो क्रोमोसोम्स है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि 22 जोड़े जो है वो सभी में मेल और फीमेल दोनों में समान है। 23वां जोड़ा जो है वो सेक्स डिटरमिनेंट है, यही निर्धारित करता है कि जो बच्चा होगा वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को एक बार फिर दूसरे टर्म से समझ लेते हैं। तो ये जो हेरिडिटी जो है ये फिक्स है, ये फिक्स है या स्टैटिक है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आंखों का रंग, जो बाल, जो फिजिकल स्ट्रक्चर, जो टेम्परामेंट आपके पेरेंट्स से आपने इनहेरिट किया है या आप में जो ट्रांसफर हुई है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते या आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से ये फिक्स है। हेरिडिटी में जो चीजें आपको मिली है वो फिक्स है, स्टैटिक है, उसको बदला नहीं जा सकता है। हालांकि बहुत सारा प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस है, वो अलग बात है, लेकिन साधारण तौर पे जो हम बात करते हैं तो जो हेरिडिटी है या हेरिडिटी जो फैक्टर है या जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो आपके माँ बाप से जीन्स के थ्रू पूर्वजों से आपको मिले हैं, उसमें आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट है ये आपका डायनामिक है, यानी परिवर्तनशील है। अगर आज आप इंडिया में रहते हैं, कल आप यूएस चले जाए, कल जो यूएस में रहता है वो कल इंडिया आ सकता है। इसका दैट मींस कि इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है, परिवर्तनशील है। आप आज यहाँ है, आप हिंदी सुन रहे हैं, कल आप यूके चले जाए, आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, हिंदी सुनने लगेंगे। तो ये जो इन्वायरमेंट है, आज यहाँ की कल्चर, यहाँ की सोसाइटी अलग है, कल आप स्पेन चले जाएंगे, वहाँ की कल्चर, सोसाइटी, हर एक चीज जो आपके इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है वो बदल जाएगा। तो आप इसको अपने इच्छा अनुरूप बदल सकते हैं, ये जो इन्वायरमेंट है। लेकिन जो हेरिडिटी है वो हमारा फिक्स है और स्टैटिक है। इसको आइडेंटिटी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनाता है और आया भी हुआ है और आ भी सकता है कि हेरिडिटी क्या है, तो फिक्स है या स्टैटिक है, स्थिर है, इसको आप बदल नहीं सकते। जो टेम्परामेंट, जो बॉडी स्ट्रक्चर, जो आईज का कलर, जो हेयर कलर, आपको जो चीजें मिल गई है, इनहेरिटेंस किया है, आपने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, जीन के थ्रू, जीन्स के थ्रू, उसको आप आसानी से नहीं बदल सकते। लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो आपका डायनामिक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं।
अब इस बच्चे के स्वरूप में या हेरिडिटी में दो प्रकार के ये बच्चे, एक तो सिंगल बच्चे हैं जिनकी हम बात किया है कि कैसे कैसे उनकी फंक्शन है, या एक बच्चा कॉन्सेप्शन से कैसे फॉर्म होकर बाहर आता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, ट्विंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा ट्विंस है, जो जुड़वा बच्चे हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो जुड़वा बच्चे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, और दूसरा है फ्रेटर्नल ट्विंस, दूसरा है फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस या आइडेंटिकल का क्या मतलब, जैसे ये दो मार्कर हैं, जैसे ये दो मार्कर हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, देखने में भी, शेप एंड साइज में भी, हर एक प्रकार से। तो ये जो आइडेंटिकल ट्विंस है, इसको एक और नाम मोनोजाइगोटिक बोला जाता है, मोनोजाइगोटिक। यानी ये सिंगल सेल फर्टिलाइज है, एक ही सेल से इनका निर्माण हुआ है, इनका सेक्स भी सेम होगा, ये दिखते भी सेम है, यानी ये सेक्स सेम है, समान सेक्स के होंगे, या तो बॉय बॉय हो सकते हैं या गर्ल गर्ल हो सकती है। ये दिखने में बिल्कुल सेम होंगे। दुनिया में बिल्कुल सेम तो कोई भी नहीं है, इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं है, हाँ, लेकिन लगभग एक जैसे होते हैं। ये आपके आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक जिसको बोला जाता है, क्योंकि ये सिंगल सेल फर्टिलाइज है, ये सिंगल सेल से बने हुए हैं, तो इनके सेक्स सेम हो सकते हैं और ये दिखने में भी सेम हो सकते हैं। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विंस है, ये आपके अलग अलग हो सकते हैं, इसको, या अलग अलग होते हैं, समान हो सकते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। इनका एक और नाम है डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक, डाई का मतलब ही है दो, यानी दो सेल से इनका निर्माण हुआ है। तो ये देखने में समान भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इनका सेक्स जो है, जेंडर जो है, वो सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ तो फिक्स है कि वो देखने में समान होगा, सेक्स भी उनका सेम होगा। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विंस है, उनका सेक्स सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो देखने में सेम या समान दिख भी सकते हैं या नहीं भी दिख सकते हैं। तो हमारा ट्विंस दो प्रकार का है, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस, जिसको मोनोजाइगोटिक बोल देते हैं आइडेंटिकल ट्विंस को, और फ्रेटर्नल ट्विंस को डाइजाइगोटिक। वैसे बच्चे जो देखने में समान हो तथा समान सेक्स के हो, जुड़वा बच्चे, वो आइडेंटिकल ट्विंस के श्रेणी में आते हैं। और वैसे बच्चे जो दिखने में समान भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, सेक्स एक समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो दो सेल से फर्टिलाइज है, वो आपके फ्रेटर्नल ट्विंस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आपने अगर चैनल वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो जब जब आए आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। एक चीज पे आज से बात कर लेते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इसको बोल देते हैं। बहुत बहस रहती है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनकी आपस में बहुत बहस रहती है कि ओवरऑल जो व्यक्ति का डेवलपमेंट है, उसमें किस चीज का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है या योगदान है। तो एक तो है आपका नेचर और दूसरा है आपका नर्चर। तो नेचर का मतलब आपका हेरिडिटी, नेचर का मतलब हेरिडिटी। आपने कॉमन बातचीत में, अपने गांव में, परिवार में, घर में सुना होगा कि कुछ भी कर लो इंसान की, आप नेचर नहीं बदल सकते हैं। दैट मीन्स कि नेचर जो है वो हेरिडिटी से मिला हुआ है, आपने जीन्स के थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू, अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से इनहेरिट किया हुआ है। तो ये जो नेचर जो है, ये आपका हेरिडिटी से मिला है, तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, स्टैटिक है, यानी स्थिर है, आप इसको बदल नहीं सकते। वहीं जो ये नर्चर है, नर्चर का यहाँ अर्थ है इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट अर्थात वातावरण। तो ये जो वातावरण है, ये आपका डायनामिक है, अर्थात परिवर्तनशील है, इसको आप आसानी से बदल सकते हैं। आज आप इंडिया में हैं, कल आप यूएस चले जाए, कल आप यूएस में हैं, इंडिया चले जाए, आज आप यहाँ हैं, स्पेन चले जाए, स्पेन के लोग इंडिया आ सकते हैं। तो ये आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन इसको आप बदल नहीं सकते हैं। जो टेम्परामेंट, जो बॉडी स्ट्रक्चर, जो कलर, जो आईज कलर, जो हेयर कलर, जो आपके पेरेंट्स से या पूर्वजों से जो चीजें आपको मिली है, वो फिक्स है, हमेशा आपके साथ रहेगी। इसमें बदलाव आप कर सकते हैं तो इन्वायरमेंट के थ्रू
आप वातावरण को बदलाव करके इसके जो एबिलिटीज है या इसका जो प्रॉपर क्षेत्र है इसको आप कम या बेहतर कर सकते हैं एनवायरनमेंट से। बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में वर्सेस इसलिए है क्योंकि इस पे विवाद भी रहता है, इसको नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ऐसे डेवलपमेंट का एक इक्वेशन है H/E, अर्थात जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास है, वो प्रोडक्ट है या गुणनफल है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी न जोड़ है, न घटाव है, न भाग है, कुछ नहीं है, ये गुणनफल है, प्रोडक्ट है इसी दोनों का, आनुवंशिकता और वातावरण का। तो कुछ चीजें जो आपकी जो जैसे आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका इंटेलिजेंस है, आपका टेम्परामेंट है, ये आपका डिसाइड होगा आपके हेरिडिटी से। जो आपका इंटेलिजेंस है, आपकी जो बुद्धि है, जैसे मंद बुद्धि जो माता पिता है उनके बच्चे अधिकांशतः मंद बुद्धि या मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस है ये आपका प्रभावित होगा नेचर अर्थात हेरिडिटी से। फिर आपका टेम्परामेंट हो सकता है, जैसे किसी जिस पेरेंट्स को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये चीजें उनके बच्चों में भी ट्रांसफर होती है। आपका एक जो डिप्रेशन डिसऑर्डर है कि जिस अधिकांशतः 40% ऐसा माना जाता है, 40% कि जिन पेरेंट्स को डिप्रेशन डिसऑर्डर है या वो किसी सिचुएशन में डिप्रेस हो जाते हैं, तो ये जो डिजीज है या ये जो एक प्रकार की जो एरर है या कमियां हैं, ये उनके बच्चे में भी ट्रांसफर होती है और कहीं ना कहीं बच्चे भी इस डिजीज को इनहेरिट कर लेते हैं। तो आपका टेम्परामेंट, आपका बॉडी जो स्ट्रक्चर है, आप लंबे हैं, चौड़े हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये भी आपका कहीं ना कहीं हेरिडिटी से मिला हुआ है। आपका आईज कलर हो सकता है, आपका आई जो कलर है, आपका हेयर कलर है, बाल है, बालों का रंग है, ये सब आपकी हेरिडिटी से यानी आनुवंशिकता से। इसके अलावा जो भी चीज है, जैसे आपका लैंग्वेज है, आपकी नैतिकता है, आपका समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, ये सब कुछ आप कहां से सीखेंगे? नर्चर से, अर्थात एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, उस पर्यावरण से जहां आप रहते हैं, जिस प्रकार की भाषा आप सुनते हैं, जिस प्रकार का भोजन करते हैं, जिस प्रकार के लोगों के साथ आप खेलते हैं, उसी तरीके से आपकी भाषा होगी, आपकी नैतिकता होगी, आपकी मॉरल वैल्यूज होगी। तो हेरिडिटी के अलावा जितने सारी चीज आपके अंदर है, जो क्वालिटीज है, वो सब आपने एनवायरनमेंट से लिया हुआ है। तो एक गार्डनर एक व्यक्ति है जो कि नेचर पे अर्थात हेरिडिटी पे फोकस करते हैं, और बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है वो नर्चर को या एनवायरनमेंट को महत्व देते हैं कि ये जो नेचर है इसको बहुत हद तक बेहतर किया जा सकता है अगर बेहतर एनवायरनमेंट दिया जाए। तो लेकिन ये जो कंक्लूजन है, ये ओवरऑल कंक्लूजन है कि एक व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है या गुणनफल है या रिजल्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। नेचर और नर्चर हम लोग समझ गए, ये लास्ट पॉइंट था। अब थोड़ा सा हम लोग एजुकेशनल इंप्लीकेशन की बात करेंगे और चैप्टर को वहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है जहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाता है। एजुकेशनल इंप्लीकेशन मतलब इसका शैक्षिक उपयोग क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, या तो आप टीचर ट्रेनिंग लेके बैठे हैं या कि आप खुद टीचर हैं या बच्चों को समझने के लिए, पढ़ाने के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो एज ए टीचर इसको कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में हम एजुकेशनल इंप्लीकेशन में बात करेंगे। तो आप जैसे समझ चुके हैं कि डेवलपमेंट जो है ये प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो आपको बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंस बताता है कि दुनिया का कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है, चाहे इंटेलिजेंस के बेसिस पे, चाहे इंटरेस्ट के बेसिस पे, चाहे एबिलिटीज के बेसिस पे, या किसी भी प्रकार से, किसी भी न बुद्धि के आधार पे, न रुचि के आधार पे, न चीजों को सॉल्व करने, प्रॉब्लम सॉल्व के आधार पे, हर एक लोग की जो अपनी कुछ फैक्चुअल जो है वो कुछ फैक्चुअल एबिलिटी है। कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई म्यूजिक अच्छा बजाता है, कोई क्रिकेट और म्यूजिक दोनों अच्छा कर लेता है, तो ये अलग अलग एबिलिटी है। इसको आपको समझते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंस को, व्यक्तिगत विभिन्नता को नजर में रखते हुए या केंद्र में रख के बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग देना है और इस तरीके से इन्वायरमेंट देना है ताकि बच्चे जो है वो ओवरऑल बेहतर डेवलपमेंट कर सके। जो भी उनकी हेरिडिटी है उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हेरिडिटी एक प्रकार का बेस दे देता है, वो एक प्रकार का बेस तैयार करता है
जिसके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट बढ़िया मिलता है तो उस हेरिडिटी की जो लिमिट है, जो एक सीमाएं हैं, उसमें एक बच्चा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो एज ए टीचर आपको बेहतर इन्वायरमेंट देना है और बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग हेरिडिटी जो उनकी क्वालिटीज है उसको समझते हुए और उनके आवश्यकता के अनुसार उसको टीचिंग देना है या सुविधाएं देनी है, जिससे बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। यही एक छोटी सी थ्योरी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि सीटेट एक्सपर्ट सीरीज के माध्यम से हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट और एक अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखें और ये चैप्टर, ये वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज अपना पढ़ाई करते रहें, निरंतर अपना ध्यान रखें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।